गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत पढ़े थे। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं नया टॉपिक, प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि प्रयोजनवादी पूर्व निर्धारित नियमों, मूल्यों और आदर्शों के विरोधी हैं। तो जाहिर सी बात है इन्होंने पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों का भी विरोध किया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब जगत परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील जगत में शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि आज जैसी परिस्थितियां हैं कल वैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो पहले से हम बच्चे के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते। इनका ये कहना है कि ये जो जगत है परिवर्तनशील है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न बालकों के लिए शिक्षा के उद्देश्य सामान्य कैसे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है सारे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उनकी परिस्थितियों में अंतर होता है। तो सब बच्चों के लिए शिक्षा के समान उद्देश्य नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयोजनवादी विचारधारा का अध्ययन करते हैं तो कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं जो कि सामान्य दार्शनिक चिंतन से हटके हैं। मतलब जैसे हमने प्रकृतिवाद पढ़ा, हमने आदर्शवाद पढ़ा, तो उन विचारधाराओं में आपने देखा कि शिक्षा के कुछ एक निश्चित उद्देश्य हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अन्य दर्शनों से हटके हैं। वैसे तो इन्होंने पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों का विरोध किया, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं इनकी विचारधारा को पढ़ के, तो वो ये हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है नवीन मूल्यों की रचना। नवीन मूल्यों की रचना इन्होंने शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक में उन योग्यताओं का विकास करे जिससे कि वह अपने नवीन मूल्यों की रचना कर सके। मतलब इन्होंने पूर्व निर्धारित मूल्यों का विरोध किया है और इनका ये कहना है कि बालक खुद क्रियाएं करे और उसके आधार पर अपने मूल्यों का निर्माण करे। तो इन्होंने सर्वप्रमुख शिक्षा का उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक में इन गुणों का विकास करे जिसकी वजह से वह अपने मूल्यों की रचना खुद कर पाए, पूर्व निर्धारित मूल्यों पर आश्रित ना हो, बल्कि वो अपनी क्रियाओं के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर वो अपने मूल्यों का निर्माण खुद कर पाए। क्योंकि इनका ये भी मानना है कि जिन मूल्यों को हम अंदर से मानते हैं या हम खुद उनका निर्माण करते हैं तो उन निर्माण मूल्यों पर हम कायम रहते हैं। ज़बरदस्ती थोपे गए जो आदर्श और मूल्य हैं उन पर हमारा वैसा विश्वास नहीं होता। ये आदर्शवादियों का मानना है, प्रयोजनवादियों का मानना है। फिर इसके बाद जो दूसरा है इनका शिक्षा का उद्देश्य वो है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। इनका ये कहना है कि जो परिस्थितियां हैं वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो जाहिर सी बात है इस परिवर्तनशील परिस्थिति में बालक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए जो बालक में गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास करे। इनका यह कहना है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार अगर बालक में लचीलापन या गतिशीलता नहीं होगी तो वो अपने पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा बालक में उन गुणों का विकास करे जिससे उसका मस्तिष्क गतिशील हो। गतिशील से यहाँ पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार मतलब उसमें बदलने की क्षमता हो। और दूसरा लचीले मस्तिष्क का विकास, मतलब लचीला मतलब अगर हम पूरी तरह से रिजिड होंगे किसी बात पर तो बदलती परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं स्थापित कर पाएंगे। तो इनका ये कहना है कि जब हमारी परिस्थितियों में अंतर आना ही आना है, निरंतर उतार चढ़ाव आने हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क होना चाहिए वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार गतिशील व लचीला होना चाहिए। तो ये इन्होंने शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक में गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास करे। फिर इसके बाद तीसरा है वातावरण के साथ समायोजन। इनका ये मानना है कि ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित ना कर पाए। तो अगर आप ये देखो तो इन्होंने शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक में ऐसी शक्ति का विकास करे जिससे वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर पाए। तो ये प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने माना है। फिर इसके बाद है सामाजिक कुशलता का विकास। तो अगर आप ये देखो तो ये जो शिक्षा का उद्देश्य है इस उद्देश्य पर प्रयोजनवादियों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि बेशक हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और मूल्यों और आदर्शों का विरोध करते हैं, लेकिन
एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी कि वो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का समस्त तरह का विकास समाज में ही रहकर संभव है। और समाज में रहने के लिए, समाज में सही समायोजन स्थापित करने के लिए उसमें सामाजिक कुशलता का गुण होना आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से यहाँ पर ये है वो सारी कुशलताएं जिससे कि वह समाज में अपना समायोजन सही ढंग से कर सके, यानी आचार विचार, बोल चाल, समायोजन, जीविकोपार्जन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें मिला के ये कहेंगे कि हम कि हाँ कि समाजोपयोगी व्यवहार जो है वो उसके अंदर अगर विकसित होगा तो अपने सामाजिक पर्यावरण में, अपने समाज में समायोजन स्थापित कर पाएगा और उसका अस्तित्व बना रहेगा। वरना ये मानना है प्रयोजनवादियों का, वैसे तो किसी पूर्व निर्धारित आदर्शों, मूल्यों और नियमों की बात नहीं करते, लेकिन उनका ये कहना है कि बेशक परिस्थितियाँ कितनी भी बदल जाएं, लेकिन एक हकीकत नहीं बदलेगी, वो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इन्होंने सामाजिक कुशलता का गुण आवश्यक माना है। तो प्रयोजनवादियों ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक में सामाजिक गुणों का या सामाजिक कुशलता का विकास करे। और इसीलिए आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि इन्होंने विद्यालय जो पाठ्यक्रम बनाया है उसमें सामाजिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ऐसी क्रियाओं का महत्व दिया है जिसमें बालक ज़्यादातर समूह में सीखे, क्योंकि मनोविज्ञान भी ये मानता है कि हम अकेले की अपेक्षा समूह में ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो इनका एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये भी है। फिर इसके बाद पांचवा जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है प्रयोजनवादियों के अनुसार, वो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो अगर आप ये देखें तो इसके पहले हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था, तो केवल वो विचारधारा थी जो शिक्षक केंद्रित थी। उसके बाद हमने प्रकृतिवाद भी पढ़ा, तो प्रकृतिवाद भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है और प्रयोजनवाद भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। इनका कहना है कि शिक्षा जब बालक के लिए है तो बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार होना चाहिए। पूरी शिक्षा की रूपरेखा बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार होनी चाहिए, यानी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आयु के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम भी इसी आधार पर होना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन भी इसी आधार पर होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भी बालक को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और जो शिक्षक छात्र संबंध है वो भी कैसे होने चाहिए? मित्रवत, मतलब गुरु की भूमिका इन्होंने मानी है कि जो टीचर हो वो मित्रवत हो और छात्र का पथ प्रदर्शक हो। यानी जैसे हम कोई मित्र होता है तो अपने मित्र की हर परिस्थिति में सहायता करता है, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, तो उसी तरह से शिक्षक को होना चाहिए। बालक के साथ बहुत ज़्यादा मतलब मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, जिससे बालक कि जो भी समस्याएं हो वो बिना झिझक के अपने शिक्षक से कह पाए। तो अगर आप ये देखो तो इनका एक शिक्षक उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित हो, यानी बालक को केंद्र में रखकर उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि, आयु आदि को ध्यान में रखकर संपादित की जाए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।